नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि क्या आपने अपने दिन के टारगेट लिखे हैं। किसी भी दिन की शुरुआत से पहले हर बार हर एक क्लास में मैंने आपसे कहा है कि अपने दिन के टारगेट लिखना उतना ही आवश्यक है जितना इस जीवन में सांसें लेना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आज सांसें नहीं चल रही, वो इस दिन से कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें हासिल करना है, ठीक है ना। यानी हमें क्या करना है कि सर जो भी अपने दिन का लक्ष्य है, जो भी प्लान है, वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। और मेरी बातों पर यकीन करिए, ये बहुत कारगर सिद्ध होता है, बहुत कारगर सिद्ध होता है। अगर आपके पास अपने दिन का प्लान है, लक्ष्य है, सुबह उठिए, शौच आदि क्रिया से निवृत्त हुई, उसके बाद हमें दिन के टारगेट पर काम करना है। एक छोटी सी पॉकेट डायरी खरीद लेना और उसके साथ अगर वो भी नहीं है तो व्हाइट पेज लेना, उसके 4-5 हिस्से में उसको काटना। काटने के बाद किसी एक हिस्से पर अपने दिन के टारगेट कि सर अगर आज हम हिंदी पढ़ेंगे, अगर आज हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सर अगर आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में क्या पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर क्या पढ़ेंगे। करंट अफेयर पढ़ेंगे तो किस मंथ की करंट अफेयर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। 8 से 9 घंटे के टारगेट होने चाहिए। 8 से 9 घंटे के ये टारगेट होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि 8 से 9 घंटे में सर बाकी के कार्य भी हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सामान्यतः क्या होता है कि 1 से 1.5 घंटे पढ़ने के बाद दिमाग थोड़ा बहुत ऊबता है, तो उस समय दिमाग के लिए ना एक छोटी सी राहत चाहिए होती है। आपने कोई गाना सुन लिया, कोई शेरो शायरी आपने सुन ली, या फिर किसी से बात आपने कर ली, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हम भी क्या करते हैं कि सर 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद फिर दिमाग को ऊबने लगता है, तो फिर दिमाग को रिफ्रेश कराने के लिए हो सकता है कोई रील देख ली, बिल्कुल आप देख सकते हैं। लेकिन वो जो रील देखी गई है उसे अपनी पढ़ाई के समय में काउंट मत करना। अगर आप 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद 15 मिनट रील में खो जा रहे हैं तो वो 15 मिनट पढ़ाई में शामिल नहीं होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है 8 से 9 घंटे नेट आवर होने चाहिए, जिसमें आपके क्लासेस का भी टाइम सम्मिलित है, रिवीजन का भी टाइम सम्मिलित है। ऐसा नहीं इनसे अलग मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। 24 घंटे हमारे पास, इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। 8 घंटे सोना और 7-8 घंटे कंपलसरी है नींद लेना। कोई अगर आपसे ऐसा कहता है कि विद्यार्थी को तो केवल 4 घंटे सोना चाहिए, केवल 5 घंटे सोना चाहिए, ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है शरीर पर, शरीर के साथ साथ दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। 7 से 8 घंटे की नींद लेना कंपलसरी है। उसके साथ 8 घंटे में दिन के जितने भी कार्य हैं, किसी से बात करनी है, किसी को मैसेज भेजने है, किसी से हाय हेलो करनी है, सब कुछ कर लो। कहीं जाना, कहीं आना, कहीं पर कुछ करना, सभी कुछ कर लो। 8 घंटे नेट आवर होने चाहिए पढ़ाई के लिए। ये जॉब है हमारी, ठीक है, ये जॉब है हमारी, हमें 8 घंटे की जॉब करनी ही करनी है, नेट आवर होने चाहिए। उसके साथ साथ जो रिवीजन के लिए गलती मत करना। गलती कैसी नहीं करनी है कि सर अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है, कुछ विद्यार्थी कल ही उस टॉपिक को लेकर बैठ जाएंगे, कुछ विद्यार्थी परसों ही उस टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। 1-2 दिन में दिमाग जब चीजों को भूल नहीं पा रहा है तो 1-2 दिन में रिवीजन करने की क्या आवश्यकता। 1-2 दिन में रिवीजन नहीं करना होता है। अगर आप 1-2 दिन में उसका रिवीजन करते हैं तो परीक्षा के समय उसके भूले जाने की संभावना थोड़ी सी अधिकतर हो जाती है। दिमाग साइकिल के तौर पर कार्य करता है और साइकिल के साथ साथ हमें उसका रिवीजन साइकिल की तरह ही करना है। यानी एक 7वें दिन पर रिवीजन उसका करना है, 14वें दिन पर करना है, हो पाए तो 21वें दिन पर। 21वें दिन कंपलसरी नहीं है, 7 और 14 ये कंपलसरी है। कंपलसरी है 2 रिवीजन तो, और रिवीजन 1/10 समय में होता है। यानी अगर 1 घंटे में कोई टॉपिक पढ़ा है, मुश्किल से 6 मिनट में उसका रिवीजन करिए। सरसरी निगाहों से देखना होता है, 6 नहीं तो 10 मिनट ले लो, 15 ले लो, इससे ज्यादा नहीं, इस 15 मिनट से ज्यादा नहीं। 1 घंटे के टॉपिक के लिए मैक्सिमम 15 मिनट हमारे पास है कि हमने उसको देखा कि हमने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, बात खत्म, ठीक है। चलिए, हमारे साथ अभिषेक जी हैं, हमारे साथ नितिन जी हैं, हमारे साथ अनिता जी हैं, हमारे साथ पूनम जी हैं, हमारे साथ आनंद जी हैं, ज्योति गोस्वामी जी हैं, ऋतु जी करें, राधे राधे, अविकाश जी करें, जय श्री कृष्णा सर जी, पूनम जी करें, गुरु जी मेरी पहली क्लास मिस हो गई है, आज से स्टार्ट कर दूं सर। हाँ जी, आप कर सकते हैं। फैजल जी कह रहे हैं गुरुजी मैं तो एक दिन में 90% भूल जाती हूँ। देखिए, एक दिन में 90% भूलने का ये औचित नहीं है। दिमाग के एक साइकिल के रूप में कार्य करता है। अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है ना, तो आज के साथ दिमाग कल उसकी थोड़ी बहुत बातों को भूल जाएगा जिसमें उसकी रुचि नहीं है, उसको सबसे पहले भूलने का कार्य करेगा। फिर धीरे 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 5वें-6वें दिन आने पर स्टडी के दौरान पता चला है कि दिमाग का जिस चीजों में इंटरेस्ट नहीं है उसकी 70% बातें गुल हो चुकी होती हैं 5वें। और इसी का फायदा उठाओ, 7वें दिन करो उसका रिवीजन, उसको देखो कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है।
ये सुनिश्चित करते हैं लगभग 70% किसी आम विद्यार्थी से ज्यादा सेलेक्ट आपके होने के। 70%, 70 गुना चांसेस बढ़ते हैं। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर। इस तरीके को फॉलो करना। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आज आपका संक्षेपण शुरू हो जाए। संक्षेपण यानी जो गद्यांश को छोटा करने, या गद्यांश है चाहे अवतरण उसको कह सकते हैं, उसको छोटा करने की जो प्रक्रिया है ना, आज उसे हम शुरू करवा दें, कोशिश करते हैं। सभी को राधे राधे है। राधे राधे के साथ मैंने आपसे कहा था कि ये सभी के सभी विराम चिन्ह हमें पढ़ने हैं। कल हमने विराम चिन्हों के बारे में चर्चा करी थी और मैंने कहा था कि ये 20 विराम चिन्ह है। और कितने विराम चिन्ह है? ये गुरु कामता प्रसाद जी के द्वारा ये 20 विराम चिन्ह बताए गए हैं। इनमें से किसी भी विराम चिन्ह में अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है, किसी का प्रयोग समझ में नहीं आया कि किसका प्रयोग कहां पर होगा, स्वतंत्र हो आप इस समय पूछने के लिए, वरना अगले टॉपिक पर आते हैं। नहीं तो यहां से कुछ मैं सवाल आपसे पूछता हूं, चलिए, वरना फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। ठीक है जी, चलिए देखिए, एक है सर पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह से कोई डाउट? संस्कृत से आया है, इंग्लिश से नहीं आया। इंग्लिश में इसकी जगह फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं और हिंदी में फुल स्टॉप का प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है, पूर्णतः वर्जित है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ सर जहां पर वाक्य के तार टूट जाते हैं, जहां पर वाक्य अपनी अंतिम गति ले लेता है, वहां पर सर इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना। चलिए पहले सोचिए कि आपको इनमें से कहां पर दिक्कत है, फिर तुरंत पूछिएगा। ठीक है, फिर तुरंत आपको पूछना है। फिर तुरंत क्या करना है, फिर तुरंत आपको पूछना है फटाफट से। चलिए, वरना मैं आपसे फिर यहां से सवाल पूछता हूं। अगर आपने ये पीडीएफ पढ़ी होगी ना, तो आपको यहां से बहुत सारे सवाल दिखे होंगे जो कि इस पीडीएफ के अंत में हमने अटैच किए थे, जो कि इस पीडीएफ के अंत में हमने अटैच किए थे। गुरुजी विकल्प चिन्ह समझ में नहीं आया। विकल्प चिन्ह नहीं आया, अभी आ जाएगा, जरा देखिएगा। विकल्प चिन्ह कहां है जी हमारा? विकल्प सर योजक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, कोष्टक है, हंसपद है, रेखांकन है, लाघव चिन्ह इंपोर्टेंट है, लोक चिन्ह इंपोर्टेंट है, उपविराम चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, तुल्यता है, विकल्प चिन्ह। देखो ये विकल्प चिन्ह समझ में नहीं आया, ये वाला विकल्प चिन्ह है, ये, अरे ये रहा, ये है विकल्प चिन्ह। ठीक है ना, ये है विकल्प चिन्ह। देखो विकल्प चिन्ह का अर्थ क्या होता है। मैंने कहा, एक वाक्य मैंने लिखा कि राम क्या लिखा मैंने? राम घर, और घर के बाद में एक मैंने वैकल्पिक चिन्ह का प्रयोग किया है कि इस घर के स्थान पर मैं मकान शब्द का प्रयोग कर सकता हूं, या तो मकान शब्द आ सकता है या फिर घर, दोनों ही, यानी या तो ये या फिर ये, यानी जहां पर चुनने का भाव हो। विकल्प का अर्थ क्या है? जहां पर हम चुन लें कि या तो ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है। ये बिल्कुल सही है। अल्टरनेट के लिए प्रयोग होता है कि या तो इसको प्रयोग कर लो या फिर इसके लिए इसको प्रयोग कर लो। पुनरुक्ति जो चिन्ह है, पुनरुक्ति जो चिन्ह है, ये देखो यहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ गया हुआ है, ये इस तरीके का होता है, इस तरीके का। यानी जहां पर सर हम इस तरीके के सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं ना, जैसे देखिए मैं यहां पर एक प्रयोग करता हूं। मैंने लिखा, आप में से किसी का नाम लिखा, मैंने राजीव लिखा, मैंने लिखा राजीव, एक नाम लिखा राजीव, तो राजीव, राजीव जी जिलाधिकारी है, राजीव जी जिलाधिकारी है। एक वाक्य लिखा, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला कि राजीव जी के साथ साथ जो पूजा जी हैं वो भी जिलाधिकारी हैं। पूजा जी भी कौन है? पूजा जी भी जिलाधिकारी हैं। और अभी अभी मुझे पता चला कि जो हमारी रेखा ठाकुर जी हैं, गुरुजी अर्धविराम चिन्ह और उपविराम चिन्ह का यूज बता दीजिए, अभी आ रहे हैं। ठीक है ना। मुझे पता चला जो हमारी रेखा जी हैं, रेखा जी भी कौन है? रेखा जी भी जिलाधिकारी हैं। जहां पर सर समय की बचत करनी होती है और समय की बचत के साथ साथ रख रखाव की स्थिति कम करनी होती है, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे बोलते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति यानी ऊपर वाली पंक्ति में जो भी बातें लिखी गई हैं, अगर नीचे वाली पंक्ति में समान अर्थ में और समान शब्द आपको प्रयोग करने हैं, तो उनके प्रयोग करने से बचने के लिए, समय की बचत के लिए हम
इस पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। यहां पर भी क्या आ जाएगा, जलाधिकारी हैं, यहां पर भी जलाधिकारी हैं, बस सीधी बात है, ये सभी के सभी शब्द यहां पर आ जाएंगे। तो ये सभी क्या लिखा मैंने, ये पुनरुक्ति चिन्ह के साथ लिखा। एक और सवाल आया है कि सर हमको इसमें, इसको कहते हैं सर अर्धविराम चिन्ह, इसको कहते हैं उपविराम चिन्ह, इन दोनों में अंतर समझ में नहीं आ रहा कि सर कहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा, कहां पर सर उपविराम चिन्ह का प्रयोग होगा, उपविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। किस किस को इन दोनों में दिक्कत हो रही है, इन दोनों में दिक्कत होना वाजिब ही है। ये वास्तव में मूल रूप से विराम चिन्ह का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसे फिर भी सम्मिलित हम कर लेते हैं। ये उपविराम चिन्ह है, ये क्या है, इसे ही कहा जाता है उपविराम, जो कि विराम चिन्ह के समान हो, सर्वाधिक समीप हो, उपविराम चिन्ह। एक वाक्य मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा हम नेताजी के घर गए। एक वाक्य लिखा मैंने, हम नेताजी के घर गए, हम नेताजी के घर गए। अगर यहां पर मेरा वाक्य पूरी तरीके से खत्म हो जाता तब तो मैं यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करता, लेकिन अभी मुझे कुछ और बातें कहनी है, मतलब पूरी तरीके से नहीं रुकना है, आधे समय के लिए रुकना है, तो मैंने एक अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया और मैंने लिखा उनसे मैंने लिखा खाना भी खाया, खाना भी खाया, उनसे बातचीत भी हुई, बातचीत भी हुई, बातचीत भी हुई, समाधान नहीं हो पाया। यहां पर बात खत्म हुई। अब देखिए मैंने क्या लिखा कि हम नेताजी के घर गए, वाक्य पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, मैंने एक अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया कि खाना भी खाया, यानी हमने साथ बैठकर खाना भी खाया, वहां पर भी मेरा वाक्य खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा उनसे बातचीत भी हुई, वहां पर भी वाक्य खत्म नहीं हुआ। समाधान नहीं हो पाया, यानी जिस मुद्दे को लेकर हम उनसे बातचीत कर रहे थे उस मुद्दे पर समाधान नहीं हो पाया, यहां पर फिर मैंने पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया। याद रखना, कई बार दिमाग में आता है कि सर वहां पर हुई के बाद मैं यहां पर प्रयोग कर दूं लेकिन समाधान नहीं हो पाया, यानी बातचीत भी हुई और बातचीत के साथ अगर मैं यहां पर एक शब्द का प्रयोग कर दूं लेकिन समाधान नहीं हो पाया, तो याद रखिएगा फिर वहां पर अर्धविराम चिन्ह नहीं आएगा। कल हमने एक नियम पढ़ा था कि सर लेकिन, किंतु, परंतु से पहले किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, कि सर किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि, जहां पर इस तरीके के शब्द आते हैं ना, वहां पर इनसे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी इस वाली स्थिति की अगर हम बात कर रहे हैं, इस वाली स्थिति की अगर हम बात कर रहे हैं, कहां गया जी, ये रहा, अगर इस वाली स्थिति की हम बात करें, अगर यहां पर मैं लेकिन का प्रयोग करता, फिर यहां से अर्धविराम चिन्ह हट जाता और इसकी जगह किसका प्रयोग होता, एक अल्प विराम चिन्ह का। अगर वहां पर लेकिन नहीं है, यहां पर मैंने लेकिन का प्रयोग नहीं किया, तब वहां पर वाक्य पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, आधे समय के लिए रुकना है, फिर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। ये है सर हमारे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग, जहां पर पूरी तरीके से रुकने का भाव प्रदर्शित नहीं होता, आधे समय के लिए रुका जाता है। एक और में दिक्कत आ रही थी जिसका नाम है सर उपविराम चिन्ह। कौन सा है, उपविराम चिन्ह। और उपविराम चिन्ह के बारे में मैंने कहा था कि जब आगे आने वाली बातें उसी शब्द से संबंधित हो या फिर उसी के बारे में संबंधित हो जिसके बारे में हम बता रहे हैं, तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा दिनांक, क्या लिखा, दिनांक। मुझे पता है कि आगे मैं जो भी बात बताऊंगा वो दिनांक ही होगी, तो यहां पर कई बार हमने देखा होगा कि दिनांक के बाद ऐसे दो चिन्ह लगे होते हैं, ये उपविराम चिन्ह है। और दिनांक का शुद्ध लिखने का तरीका, जैसे आज 25 तारीख है, तो सर जो तारीख है वो तो अंकों में लिखी जाती है, महीना जो है वो शब्दों में लिखा जाएगा, 25 जुलाई, उसके बाद अल्प विराम चिन्ह, सन को पूरे फॉर्मेट में लिखते हैं 2024। ये बिल्कुल शुद्ध तरीका है। ज्यादातर जैसे कई बार आपने अपने भाइयों को या फिर अपने मित्रों को ऐसा कहते हुए देखा होगा कि हमने उस संस्था के लिए एक ऑफलाइन फॉर्म भरा, ऑफलाइन यानी जिसका माध्यम ऑनलाइन नहीं है, जो आप हाथ से भरकर भेजते हैं। ऑफलाइन फॉर्म के सर्वाधिक रिजेक्ट होने का कारण क्या है, डेट का गलत प्रारूप में लिखा होना।
डेट का गलत प्रारूप मिलेगा। सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं इसी वजह से। कुछ लोग डेट ऐसे लिख कर आते हैं ऑफलाइन फॉर्म में, स्वीकार ही नहीं है, बहुत कम स्वीकार होती, यानी फिर ये उस आयोग पर निर्भर करता है कि वो आपका कॉल लेटर जारी करेगा कि नहीं, केवल उस पर। समानता जारी नहीं होते हैं। फॉर्मेट कौन सा होता है, ये वाला। तो कई बार हमने दिनांक के बाद देखा होगा, जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र का जो विषय लिखते हैं, विषय, पत्र का विषय है, उसके साथ सर 2-3 विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं। विषय मैंने लिखा और विषय के साथ जो भी हमारे पत्र का विषय है वो तो हम यहां पर प्रयोग करते हैं, या फिर इसके साथ या तो इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है या फिर एक विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है कि भाई बताइए कि आपका विषय क्या है। विवरण चिन्ह का भी प्रयोग होता है, विवरण चिन्ह के साथ साथ उपविराम चिन्ह का भी प्रयोग होता है कि हम विषय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कल हमने कुछ और एग्जाम्पल किए कि सर यहां पर मैंने कहा था, मानकर चलिए मैंने एक शब्द लिखा विज्ञान, और मुझे आगे आने वाली जितनी भी बातें वो विज्ञान से संबंधित ही करनी है, तो इसके साथ में एक उपविराम चिन्ह का प्रयोग करूंगा और यहां पर बता दूंगा कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप, वरदान है कि अभिशाप, विज्ञान वरदान है कि अभिशाप। तो यानी ये बात हो गई। मैंने माता जी के बारे में कुछ कहा, मैंने कहा मां, और इसके साथ उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया, मैंने कहा ममता की मूरत है, ममता की मूरत है, मां ममता की मूरत है। लेखन शैली में जब तक इनका आप प्रयोग करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक दिक्कत बनी रहेगी। जैसे देखिए मैंने एक वाक्य लिखा, जरा इस वाक्य में विराम चिन्हों को सजाने का प्रयास करना, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक वाक्य है यहां पर, ये लिखा, पहले इस वाक्य को पढ़िए जरा। इस वाक्य में आपको विराम चिन्ह केवल सजाने हैं, देखने हैं कि कहां पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा। राम जो बहुत मेहनती था, सुबह सुबह उठकर काम पर चला गया, उसने सोचा आज का दिन अच्छा होगा, जब वह काम से लौटा तो उसने कहा वाह कितना सुहाना दिन था। विराम चिन्ह बताइए कि यहां पर क्या होगा। राम जो बहुत मेहनती था, सुबह सुबह उठकर काम पर चला गया, उसने सोचा आज का दिन अच्छा होगा, जब वह काम से लौटा तो उसने कहा वाह कितना सुंदर दिन था। या तो आप इसको लिख लें अपनी नोटबुक में, या फिर लिखने के साथ साथ आप इसको समझ भी लें। अगर कोई लिखना नहीं चाहता है, क्लास की पीडीएफ तो आएगी, समझने पर जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए कि राम जो शब्द लिखा गया है, क्या हम किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं? हाँ सर, संबोधित तो कर रहे हैं, राम को संबोधित कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है उस व्यक्ति के नाम के बाद एक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। सबसे पहला विराम चिन्ह यहां पर कौन सा होगा? सबसे पहला विराम चिन्ह सर राम के बाद आएगा अल्प विराम चिन्ह। उसके साथ साथ जरा देखिए, जो बहुत मेहनती था, जो बहुत मेहनती था, यानी ये क्या है सर? ये एक आश्रित उपवाक्य है, जो बहुत मेहनती था। कौन? राम। तो सर अभी ये एक पूर्णता वाक्य नहीं है। अगर पूर्णता वाक्य होता तो हम यहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते, यहां पर भी एक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। जो बहुत मेहनती था, जो बहुत मेहनती था, सुबह सुबह उठकर काम पर चला गया। सुबह सुबह उठकर, अब देखिए यहां पर सुबह सुबह जो शब्द लिखे गए हैं इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग है। और हम जानते हैं सर जब शब्द आवृत होते हैं और शब्द के आवृत होने के बाद हम एक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। यहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग तो सही है, जब शब्द आवृत हो रहे हैं उनके बीच में योजक चिन्ह है। इसके बाद किस चिन्ह का प्रयोग होगा? एक अल्प विराम चिन्ह का। उसके साथ उठकर काम पर चला गया, यहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? यहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा बताइए? यहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा कि वह काम पर चला गया, वह काम पर चला गया। तो सर यहां पर ना एक वाक्य खत्म हो रहा है कि जो राम जो बहुत मेहनती था, सुबह सुबह उठकर काम पर चला गया। लेकिन इससे संबंधित हम आगे भी बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से वाक्य खत्म नहीं है, तो यहां पर मैं एक अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करूंगा। उसने सोचा आज का दिन अच्छा होगा। उसने सोचा आज का दिन अच्छा होगा। उसने सोचा के बाद क्या आप डायरेक्ट आज का दिन अच्छा होगा ऐसे बोल दोगे? नहीं सर, यहां पर सर एक हल्का सा विराम आएगा। उसने सोचा, फिर हल्के से विराम के बाद फिर हम ये शब्द बोलेंगे आज का दिन अच्छा होगा। उसने सोचा आज का दिन अच्छा होगा। चाहो तो आप इसको इकेरा उद्धरण चिन्ह में भी बंद कर सकते हो। जिस शब्द पर, जिस वाक्यांश पर आपको अधिक बल देना होता है उसको इकेरा उद्धरण चिन्ह में बंद कर सकते हैं। ये अनिवार्य भी नहीं है और ये
जरूरी भी नहीं है। यानी सर उसने सोचा और जो उसका सोचना है मैं इस पर एक्स्ट्रा बल देने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैंने आज का दिन अच्छा होगा इस पर क्या लगा दिया, उद्धरण चिन्ह। और उद्धरण चिन्ह कौन सा, इकेरा उद्धरण चिन्ह। कौन सा, इकेरा उद्धरण चिन्ह। होगा के बाद क्या होगा, होगा। यानी सर यहां पर एक प्रकार की संभावना व्यक्त करी गई है कि उसने सोचा है कि आज का दिन अच्छा होगा, ये उसने सोचा है। और सोचने के लिए सर यहां पर मैं एक विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर सकता हूं। यानी ये उसकी कल्पना हम कह सकते हैं कि हाँ, यहां पर उसने अपनी कल्पना व्यक्त करी है कि आज का दिन अच्छा होगा। यहां पर क्या होगा, एक विस्मयादि बोधक चिन्ह आ सकता है। जब वह काम से लौटा तो उसने कहा, वाह कितना सुंदर दिन था। बताइए, जब वह काम से लौटा, जब वह काम से लौटा तो उसने कहा। देखिए यहां तक तो बिल्कुल सही है। जब वह काम से लौटा तो से पहले एक अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होगा, हल्के समय के लिए रुकना है। जब वह काम से लौटा तो उसने कहा, तो उसने कहा। और कहे के बाद क्या आता है, कहे के बाद सर हम एक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका, उसने कहा। उसने जो भी कहा है यहां पर सर एक निर्देशक चिन्ह आएगा, और निर्देशक चिन्ह से पहले कहा पर एक क्या आएगा, एक अल्पविराम चिन्ह आएगा। यानी पहले आएगा अल्पविराम चिन्ह और जो भी उसके द्वारा कही गई बात है फिर हम उसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। पहले आएगा एक अल्पविराम चिन्ह और फिर हम क्या लगाएंगे, एक निर्देशक चिन्ह। उसने कहा, वाह कितना सुहाना दिन था। वाह कितना सुहाना दिन था। क्या मुझे वाह के बाद थोड़ा सा रुकना होगा, वाह कितना सुहाना दिन था। बिल्कुल, वाह के बाद भी हम थोड़ा सा रुक सकते हैं, अल्पविराम चिन्ह यहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, वाह के बाद ना आप विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ, यहां पर एक अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होगा अल्प समय के रुकने के लिए। कितना सुहाना दिन था, यहां पर वाक्य पूरी तरीके से खत्म हुआ है, पूर्ण विराम चिन्ह। तो ये कुछ विराम चिन्ह के लिए उदाहरण दिए गए थे ताकि आप देखें कि यहां पर कौन कौन से विराम चिन्ह आ सकते हैं। राम को संबोधित किया, अल्पविराम चिन्ह। जो बहुत मेहनती था, थोड़े समय के लिए रुका। सुबह सुबह, सुबह सुबह सर शब्दों की आवृत्ति हुई है, बीच में योजक चिन्ह है, बिल्कुल सही है। योजक चिन्ह के बाद अल्पविराम चिन्ह होता है, याद रखिएगा, अच्छी बात है। उठकर काम पर चला गया, वहां पर सर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसने सोचा, यहां से सर मैं रुका, इस शब्द पर मुझे बल दे देना था। ये अनिवार्य नहीं है, चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो, 11 उद्धरण चिन्ह को हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज का दिन अच्छा होगा, बहुत सही बात है। यहां पर सर एक विस्मयादि बोधक चिन्ह का मैंने प्रयोग किया। जब वह काम से लौटा तो उसने कहा, वाह कितना सुहाना दिन था। यहां पर वाक्य खत्म हुआ, यहां पर वाक्य खत्म हुआ। गुरुजी इंग्लिश भी आप पढ़ाओगे, इंग्लिश भी आप पढ़ाओगे? नहीं जी नहीं, वो मेरे क्षेत्र से बाहर है, वो मेरे क्षेत्र से बाहर है। अच्छा, एक और वाक्य है, जरा इस पर फोकस करिए फिर संक्षेपण पर आते हैं, ठीक है। इस पर फोकस करिए फिर संक्षेपण पर आते हैं। पहले इसको पढ़िए और देखिए कि कहां पर कौन सा विराम चिन्ह आ सकता है। अगर आप 50% भी देख पाए ना, 50%, देखिए ये अभी नहीं हो सकता। जब तक आप लिखने के दौरान उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यहां पर विराम चिन्हों को व्यवस्थित नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, एक दिन में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होती, धीरे धीरे चीजें होती हैं, ठीक है ना। लिखने में प्रैक्टिस करिए कि विराम चिन्हों को सम्मिलित कर पाए। चलिए, राम जो दिल्ली से आए थे, बोले क्या आप मुंबई जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मैं वहां एक सम्मेलन में भाग लेने जा रहा हूं। तब उन्होंने पूछा, क्या आपके पास इतना समय है? यदि हां तो क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल आइए, कॉफी पीते हैं। और फिर हम एक कैफे में चले गए, वहां हमने घंटों बातें की। देखिए यहां पर जो विराम चिन्ह आपको दिख रहे हैं पहले तो उनका प्रयोग करिए। यहां पर बात खत्म हुई है, सबसे पहले लगाइए यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है। यहां पर किसी को संबोधित किया है, एक अल्प विराम चिन्ह आ जाएगा। और राम जो दिल्ली से आए थे, ये सर एक आश्रित उपवाक्य है, अल्प विराम चिन्ह। राम जो दिल्ली से आए थे, बोले क्या आप मुंबई जा रहे हैं? क्या आप मुंबई जा रहे हैं? देखिए यहां पर सर हमारा वाक्य खत्म हो रहा है और इसी से संबंधित हम आगे बात कर रहे हैं, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। मैंने कहा हां, मैंने कहा हां, मैंने क्या कहा? अरे देखिए हमने किसका प्रयोग किया, हमने गलत प्रयोग कर दिया। क्यों? देखिए यहां पर क्या का प्रयोग हुआ है, तब तो यहां पर अर्धविराम चिन्ह आ ही नहीं सकता, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। बोले क्या आप मुंबई जा रहे हैं? मैंने कहा हां, मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है हां। और कहा के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? एक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। मैंने कहा हां, हां के बाद भी किसका प्रयोग होता है?
एक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और यहां पर ये जो हाँ के ऊपर हमने ये इकेरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है, इसको हटाना है। हमने कहा लिखा, हाँ लिखा, मैं वहां एक सम्मेलन में भाग लेने जा रहा हूं, मैं वहां एक सम्मेलन में भाग लेने जा रहा हूं। तो सर यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारे उसके द्वारा कही गई बात कंप्लीट हुई, एक पूर्ण विराम चिन्ह आ सकता है। तब उन्होंने पूछा क्या आपके पास समय है, तब उन्होंने पूछा क्या आपके पास समय है। अब देखिए यहां पर जो पूछा शब्द लिखा गया है ना, तब उन्होंने पूछा, ये वाला जो पूछा है, तब उन्होंने पूछा, इसके बाद ना हमें थोड़ी समय के लिए रुकना होगा, तब उन्होंने पूछा। और जो पूछी गई बात है वो इसके तुरंत बाद लिखी गई। यहां पर दो विराम चिन्ह आ सकते हैं, या तो आप एक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप एक उप विराम चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। उप विराम चिन्ह का प्रयोग करना उतना आवश्यक नहीं है जितना अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अल्प समय के लिए हुए, क्या आपके पास समय है, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आएगा। यदि हां तो क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। मैंने जवाब दिया, मैंने क्या किया, मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया बिल्कुल। यहां पर कौन सा विलोम चिन्ह आएगा, यहां पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा कि मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया। यहां पर अल्प समय के लिए रुकेंगे, बिल्कुल। आइए कॉफी पीते हैं, आइए कॉफी पीते हैं। और हम फिर एक कैफे में चले गए, और फिर हम एक कैफे में चले गए। आइए कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं। और फिर हम एक कैफे में चले गए जहां हमने घंटों बातें की, चले गए जहां हमने घंटों बातें की, बिल्कुल सही हो गया। अब जरा देखिए इस वाले वाक्य में ना कई प्रकार के वाक्य जोड़े गए हैं, और जहां जहां पर हमारा वाक्य पूर्ण हुआ है वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहां किया, यहां। राम अल्प विराम चिन्ह, जो दिल्ली से आए थे, बोले। अब देखो यहां पर ना आप बोले के बाद भी एक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, आ सकता है। क्या आप मुंबई जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा हां, मैं वहां एक सम्मेलन में भाग लेने जा रहा हूं। वाक्य यहां पर खत्म, एक वाक्य खत्म। तब उन्होंने पूछा क्या आपके पास समय है, यदि हां तो क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। मैंने जवाब दिया बिल्कुल। जवाब दिए के बाद अल्पविराम चिन्ह, बिल्कुल के बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह, बिल्कुल। आइए कॉफी पीते हैं। और फिर हम एक कैफे में चले गए जहां हमने घंटों बातें की। एक वाक्य हमारा यहां खत्म हुआ, पूरा वाक्य हमारा यहां खत्म हुआ, बिल्कुल शुद्ध तरीके से लिखा गया है। गुरुजी 70% सही था मेरा। एक विद्यार्थी का कमेंट है कि गुरुजी हमारा 70% सही था, क्योंकि अच्छी बात भी है, ये है जी आपके होमवर्क का। यहां पर आपको देखना है कि क्या हम यहां पर व्यवस्थित कर सकते हैं क्या, वरना फिर इसके बारे में हम कल भी बात करेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ना, उस अगले टॉपिक को शुरू करते हैं। उस टॉपिक का नाम है संक्षेपण। क्या नाम है, संक्षेपण। पहले इस टॉपिक के बारे में भूमिका बनाने का मैं प्रयास करता हूं कि इसकी भूमिका क्या होगी, हम क्यों प्रयोग करते हैं संक्षेपण। मानकर चलिए कि आपने एक रिपोर्ट तैयार की है किसी मुद्दे या फिर किसी योजना को लेकर। उस रिपोर्ट में 10,000 शब्द है। कितने शब्द हैं उस रिपोर्ट में, 10,000 शब्द हैं। लगभग 100 पेजों की एक रिपोर्ट है, लगभग 100। हमने एक पेज पर 100 शब्द माने हैं, लगभग सर 100 पेजों की एक बुक है, एक रिपोर्ट आपने बनाई है किसी मुद्दे को या फिर किसी योजना को लेकर। और आप अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास गए हैं उस योजना को समझाने के लिए। क्या वरिष्ठ अधिकारी के पास उतना समय है, क्या वरिष्ठ अधिकारी के पास उतना समय है कि आपकी इस 1000 शब्दों की बात को सुने, या फिर पूरी की पूरी 100 पन्नों की बात को पढ़े उसी समय, या फिर आपसे सुने। उसके पास उतना समय नहीं है। यानी उस सीमित समय में हमें इस जो भी हमारी रिपोर्ट है इसकी मुख्य बातें हमें बतानी है। जो भी हमारी, अच्छा किसने कहा है गुरुजी कल वाला क्लास नहीं चल रहा है, नहीं चल रही है तो आप टेक्निकल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अभी यहां पर फोकस करिए, ठीक है ना, यहां पर फोकस करिए। यानी एक हमने रिपोर्ट प्रस्तुत की, हम अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास उसको लेकर गए, और वरिष्ठ अधिकारी के पास उतना समय नहीं होता, किसी के पास भी उतना समय नहीं होता कि वो आपके सामने आपको बिठाकर आपसे 100 पन्नों की पेज सुने। वो आपसे कहेगा कि इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करिए, जो जो इसके मेन बिंदु हैं। तो आप क्या करेंगे कि सर आप इसको
छोटा करके उसको बताने का प्रयास करेंगे। अगर यहां पर 1000 शब्द हैं या फिर यहां पर 10,000 शब्द हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि इसको 1/3 रूप में लेकर आए, मतलब थोड़ा बहुत छोटा करने का प्रयास करें। जो भी अनावश्यक शब्द हैं उनको हटाने का प्रयास करेंगे, जो जो अहम बातें हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे। यानी यही जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को, यही जो छोटा करने की प्रक्रिया है, इसको हमारे लेखन शास्त्र में 3 अलग अलग नामों से जानते हैं। कई बार आपने एक नाम सुना होगा कि इसका सारांश बताइए, इसका सारांश क्या होगा। कई बार आपने नाम सुना होगा कि इसका संक्षेपण करिए, कि इसका संक्षेपण क्या होगा। कई बार आपने एक और नाम सुना होगा कि इसका सार लेखन करिए, इसका सार लेखन, सार लेखन। ये 3 शब्द सामान्यतः चलते हैं कि या तो मुझे इसका सारांश बताइए, या मुझे इसका संक्षेपण बताइए, या मुझे इसका सार लेखन बताइए कि आपका क्या अभिप्राय है। और ये तीनों शब्द अलग अलग स्थिति में प्रयोग होते हैं। शासकीय कार्यों में जो सर्वाधिक प्रयोग होता है वो होता है संक्षेपण। कौन सा प्रयोग होता है? संक्षेपण। तो हमारा मुख्य बिंदु क्या रहेगा? हालांकि हम तीनों को बेसिक तरीके से समझ लेंगे, ज्यादातर बात होंगी इस संक्षेपण पर। किस पर होंगी? संक्षेपण। सारांश जो शब्द है, सारांश शब्द का अर्थ क्या होता है? सारांश शब्द का अर्थ होता है कि सर हम उस बात को कम से कम नहीं तो जितने शब्द यहां पर लिखे गए हैं, जितने शब्द यहां पर लिखे गए हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसको 1/2 शब्दों में बता दें। यहां पर अगर 10,000 शब्द लिखे गए हैं तो लगभग 5,000 शब्दों में अगर मैं अपनी बात को व्यक्त कर पा रहा हूं, तो यानी मैं उसका सारांश बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? मैं उसका सारांश बता रहा हूं। और अगर इसी 10,000 शब्दों की बातों को मैं इसके 1/3 रूप में लिख रहा हूं, विद शीर्षक के साथ। शीर्षक मतलब, शीर्षक मतलब आपने कोई कहानी पढ़ी किसी भी रचयिता की, उस कहानी से पहले ना कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया लालची व्यक्ति। क्या लिख दिया मैंने? लालची व्यक्ति। यानी आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि आगे जो भी कहानी मैं पढ़ने वाला हूं वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में होगी जिसके मन में लालच बैठ गया है, या फिर लालच से पूर्ण होकर उसने कोई कार्य किया है। यानी इसको पढ़कर मुझे पता चल जाएगा कि आगे मैं क्या पढ़ने वाला हूं। ये इस कहानी का शीर्षक है, जिसको पढ़कर पता चल जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम किस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, या फिर क्या कुछ हम पढ़ेंगे। इसे क्या कहते हैं? शीर्षक। यहां पर सर शीर्षक देना अनिवार्य होता है संक्षेपण में, और शीर्षक जो होता है मुश्किल से 3 से 4 शब्दों का होता है। कितने शब्दों का? 3 से 4। यानी इस 1000 शब्दों को पढ़ने से पहले मैं वो 3 से 4 शब्द पढ़ूंगा, जिसके बारे में मुझे पता चल जाए कि मैं किस स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं, या फिर आगे जो मैं 10,000 पन्नों की ये जो स्कीम पढ़ूंगा तो ये किससे संबंधित है। इसे बोलते हैं शीर्षक। इसे क्या कहते हैं? शीर्षक। ये 3 से 4 शब्दों में होता है। अभी सब कुछ जानेंगे कि शीर्षक लिखते कैसे हैं। उसके साथ सार लेखन की अगर मैं बात करूं तो इसको अगर 1/4 शब्दों में मैं लिख दूं, इन 10,000 शब्दों को अगर 2,500 शब्दों में मैं लिख दूं, तो ये क्या है? ये सार लेखन है। और इसी को अगर 3,333 लगभग इतने शब्दों में लिख दूं तो ये संक्षेपण है। ये क्या है? ये संक्षेपण है। अब सर इन तीनों में 10% ऊपर 10% नीचे का भाव हमेशा चलता है। यानी सर अगर 1/2 शब्द एग्जैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, 10% कम या फिर 10% ज्यादा, ये चल सकते हैं तीनों में ही। सर अगर 1/3 शब्द नहीं हो पा रहे हैं, या फिर 1/2 शब्द नहीं हो पा रहे हैं, 1/3 नहीं हो पा रहे हैं, 10% कम और 10% ज्यादा चल सकते हैं। यहां पर भी 10% कम और 10% ज्यादा चल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। यानी ऐसे गिनने नहीं है कि सर यहां पर पहले तो हमने गिने कि 1000 शब्द हैं, फिर इनको मूल रूप में लेकर आए, फिर इनको छोटा करने का हम प्रयास करें। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, ना तो हमारे काम का अभी के लिए सारांश है, ना ही हमारे काम का है सारांश लेखन। सिलेबस में क्या है? सिलेबस में है सर संक्षेपण, छोटा करने की विधि। ये संक्षेपण हमें समझना है, संक्षिप्तीकरण हमें समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी जिसके माध्यम से हम चीजों को समझ पाए। संक्षेपण, संक्षेप पहले समझने का प्रयास करिए। किसी गद्य, किसी गद्य, गद्य के बारे में सभी को बेसिक जानकारी है कि गद्य किसे कहते हैं। यानी सर ये क्या है? ये हम कह सकते हैं शैली, कह सकते हैं एक प्रकार की, कि सर गद्य और पद्य क्या है। गद्य, गद्य लिखने का फॉर्मेट गलत है ये, ठीक है ना, लेकिन ये बहु प्रचलित है।
बहु प्रचलित होने के साथ साथ मैंने भी ध्यान नहीं दिया, हमें फोकस करना है इस पर कि गद्य हम ऐसे लिखें। कैसे लिखें? गद्य हम लिखें ऐसे, गद्य हम लिखें ऐसे, आधा दा और पूरा या। गद्य और जब पद्य की बात करते हैं सर हम, तो ये किसके भेद होते हैं सर? ये भेद होते हैं जी हमारे श्रव्य काव्य के। किसके भेद हो जाते हैं? ये श्रव्य काव्य के भेद होते हैं, ऐसा काव्य जिसका श्रवण किया जाए। गद्य कहते हैं ऐसी रचना को जिसको हम पढ़ सकते हैं, और पद्य कहते हैं ऐसी रचना को जिसको हम गा सकते हैं। यानी सर गद्य किसे कहेंगे सर? पढ़े जाने वाली रचना। यानी मैंने कहा कि कोई कहानी गद्य हो सकती है, तो कहानी को पढ़ सकते हैं। कोई उपन्यास गद्य हो सकता है, उपन्यास को पढ़ सकते हैं। विभिन्न जैसे कोई यात्रा वृतांत है, कोई निबंध है, यानी कोई भी पढ़े जाने वाली रचना को क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं, याद रखिएगा। ये जी हमारी गद्य हो जाएगी। अगर हम पद्य की बात करें तो ऐसी कोई रचना जिसको हम गा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हालांकि देखिए मैं ज्यादा साहित्य में नहीं जाऊंगा, हालांकि केवल यही नहीं है कि गद्य पढ़ा जाए और केवल पद्य वो नहीं है कि केवल गाया जाए, लेकिन हम एक बेसिक बात कर रहे हैं कि हाँ, समानता हम समझ सकते हैं कि पद्य मतलब गाई जाने वाली, गद्य मतलब जो सर पढ़ी जाती है। कुछ ऐसी रचनाएं भी होती हैं जिनको आधे गाने के रूप में, आधे पढ़ने के रूप में लिख सकते हैं, आदि गाए जाने योग्य, आदि पढ़े जाने योग्य, उसे कहते हैं फिर चंपू काव्य। क्या कहते हैं? चंपू काव्य। तो यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है कि किसी गद्य, गद्य मतलब ऐसी कोई रचना जिसको हम पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई रचना जिसको हम पढ़ सकते हैं, उसका एक टुकड़ा काटकर हमको दिया जाएगा, जिसको छोटा हमें करना होगा, उसी के अर्थों में उसका विवेचन हमें करना होगा। किसी गद्य या किसी गद्य, गद्य के साथ साथ यहां पर मैंने वैकल्पिक चिन्ह का प्रयोग किया और मैंने लिखा अवतरण। अवतरण, किसी गद्य या अवतरण को मूल अर्थ परिवर्तित किए बिना, मूल अर्थ परिवर्तित किए बिना, मूल अर्थ परिवर्तित किए बिना, इसको हटा देना। अब हम समझ चुके हैं कि गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं। पद्य मतलब गाई जाने वाली, गद्य मतलब पढ़े जाने वाली। अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। यानी सर किसी गद्य या किसी अवतरण को मूल अर्थ परिवर्तित किए बिना, परिवर्तित किए बिना एक तिहाई शब्दों में लिखने की कला वैकल्पिक चिन्ह शैली संक्षेपण कहलाती है, संक्षेपण कहलाती है। हालांकि ये परिभाषा हमसे पूछी नहीं जाएगी कि भाई बताइए कि संक्षेपण किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि सर या तो किसी गद्य या किसी अवतरण को मूल अर्थ परिवर्तित किए बिना एक तिहाई शब्दों में लिखने की कला या शैली संक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? संक्षेपण कहलाती है। यानी मानकर चलिए कि ये कोई गद्यांश है या कोई अवतरण है जिसमें 100 शब्द लिखे हैं। एक पेज है जिसमें एवरेज 100 शब्द आते हैं और एक पेज में एवरेज 100 ही शब्द हमें लिखने हैं, ठीक है ना, 100 ही शब्द काउंट करने हैं। तो सर इसमें 100 शब्द लिखे हैं, इसका मूल अर्थ भी परिवर्तित ना हो, जो अर्थ इसमें कहा गया है वही अर्थ हो, और इसको मैं लगभग 30 से 35 शब्दों में इसको लिख दूं, 30 से 35 शब्दों में इसको लिख दूं, तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी ये कहलाएगी संक्षेपण। क्या कहलाएगी? संक्षेपण। मूल अर्थ परिवर्तित किए बिना, यानी जो अर्थ इसका है वही अर्थ उसका होना चाहिए, वही अर्थ इस छोटे शब्दों का होना चाहिए, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन यहां पर जो अनावश्यक शब्द हैं उनका लोप कर देते हैं, जहां पर जिन शब्दों की आवश्यकता नहीं है, जहां पर संधि करने की आवश्यकता है, जहां पर समास करने की आवश्यकता है, वो हम यहां पर करते हैं। इसके लिए ना हमें कुछ बातों का विशेष कर ध्यान रखना होता है। सर पहली बार मिल जाए बस, फिर 2 लोगों को देख के पहले, क्या कह रहे हो सर जी? हाउ मेनी क्लासेस विल बी देयर ऑफ हिंदी? मुश्किल से 15 क्लासेस और, ठीक है ना, मुश्किल से 15 क्लासेस और, उसमें आपकी हिंदी कवर हो जाएगी। सर ये क्लासेस हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है जी नीलम जी? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है?
चलिए करें शुरू, चलिए आगे चलते हैं। यानी से हमने मूल अर्थ परिवर्तित किए बिना क्या कर दिया गया है, हमने मूल अर्थ परिवर्तित किए बिना उसको 30 से 35 शब्दों में लिख दिया। ये प्रक्रिया संक्षेपण की है। यहां पर कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना है। पहली बात कि सर जो भी संक्षेपण होगा उसमें शैलियों का प्रयोग होता है, यानी जो समास की शैली होती है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, हमेशा इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है संक्षेपण करते समय, अन्य पुरुष। उसके साथ साथ सर समास शैली का प्रयोग होता है। समास के बारे में किस किस को बेसिक जानकारी नहीं है कि समास किसे कहते हैं, सर यहां पर समास शैली का प्रयोग होता है। सर समास शैली के साथ साथ सर कभी भी यहां पर ध्यान रखना है कि कहावत या मुहावरे प्रयोग नहीं करने हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली में ना लिखा जाए। समास शैली से मेरा तात्पर्य बस इतना सा है, जैसे मानकर चलिए मैंने एक वाक्यांश लिखा कि आधा है जो मरा, आधा है जो मरा। ये सर शब्दों को छोटा करने के लिए बहुत प्रयोग होगा और समास संक्षेपण वाली कला में समास शैली का प्रयोग अधिकतर होता है। आधा है जो मरा, सर मुझे एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसकी जगह पर एक शब्द लिख सकता हूं, अधमरा। क्या लिख सकता हूं? अधमरा। सर इसे कहते हैं समास, कि मैंने इन शब्दों को छोटा करके एक शब्द में परिवर्तित कर दिया, ये समास कहलाती है। तो इससे संक्षेपण करते समय ना समास शैली का प्रयोग होगा। जिन शब्दों को हम छोटा कर सकते हैं उनको छोटा करेंगे, जिन शब्दों की संधि हो सकती है उन शब्दों की संधि भी करेंगे, याद रखिएगा। और सर इसको अगर मैं इसके मूल शब्दों में तोड़ दूं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है व्यास। तो समास शैली का प्रयोग कहां होगा? इस समास शैली का प्रयोग सर हम संक्षेपण में करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, कहीं पर यह शब्द लिखा है कि ऐसी गाय जो नीली है, तो आप इसकी जगह वहां पर नील गाय शब्द का प्रयोग कर सकते हो, इन शब्दों को छोटा कर सकते हो। नील गाय लिख दिया आपने, तो इसका भी अर्थ क्या होगा? इसका भी अर्थ यही होगा कि सर ऐसी गाय जो कि नीली है। इन जितने भी अनावश्यक शब्द हैं वो खत्म हो जाएंगे, भाव वही रहेगा, जो अर्थ इसका है वही अर्थ उसका है। तो समास शैली का प्रयोग कहां होता है? समास शैली का प्रयोग होता है जी हमारे संक्षेपण करते समय, जहां पर जितने भी अनावश्यक शब्द हैं उनको हम सभी हटाएंगे। देखिए यहां पर कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है हमें। पहली बात कि सर्वप्रथम मूल गद्य अवतरण को गंभीरता पूर्वक पाठ करना चाहिए। यानी सबसे पहले जो गद्यांश हमें दिया है या जो अवतरण हमें दिया है उसको ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना है। पाठ करते समय महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि सर जब भी हम इसका संक्षेपण करेंगे तो हम मूल अर्थ से नहीं भटक पाएंगे। जो जो उसकी मुख्य बातें उनको तुरंत की तुरंत पढ़ते ही समय अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करते समय हमें आइडिया होगा कि जब भी हम इसका संक्षेपण करेंगे इन बातों का उल्लेख तो करना ही करना है। अच्छी बात, आगे चलते हैं। पाठ के साथ साथ शब्दों की गणना कर उनका कुल योग लिखना चाहिए, जिसके 1/3 शब्दों में सारांश लिखा जाता है। देखिए ऐसा करना बहुत ही चैलेंजिंग कार्य है। अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो एक मोटा मोटा आइडिया हमें ले लेना है। एक पेज पर यानी आप तो एक लाइन में 10 शब्द गिन सकते हैं। कितने? आप एक लाइन में 10 शब्द गिन सकते हैं। जैसे अब देखो हमने तो फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा किया है तो थोड़ा सा ये ज्यादा क्षेत्र में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 शब्द यहाँ पर हैं। हम एवरेज मानते हैं एक लाइन में 10 शब्द। अब जितनी भी लाइन है उसके आधार पर आप एक मोटा मोटा रफली आइडिया कर सकते हैं कि हाँ इसमें कितने शब्द हैं। वहां पर गिनने नहीं बैठना है कि सर 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द, समय बर्बाद हो जाएगा। कुल योग करके सारांश लिखना चाहिए। उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? संक्षेपण लिखते समय समास युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। समास युक्त भाषा यानी जहां पर हम संक्षिप्तीकरण कर पाए। अभी जो हम सीख कर आए हैं आधा है जो मरा, अधमरा, मैंने कहा कि 4 राहों का समूह कहीं पर लिखा है। 4 राहों का समूह। अब देखिए सर मुझे इन 4 शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है, मैं क्यों इनका प्रयोग करूंगा जब मेरे पास समास नामक टॉपिक है। मैं इन शब्द को लिख सकता हूं चौराहा। सर इसका भी अर्थ क्या है? चौराहा का भी अर्थ क्या होता है? 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह। यहां पर कहीं पर लिखा है कि सर जिसके 10 मुख हो, जिसके 10 मुख हो। अगर सर जिसके 10 मुख हो वहां पर वो शब्द है तो उसकी जगह मैं दशानन शब्द का प्रयोग कर सकता हूं। जिसके 6 मुख हो षडानन शब्द का प्रयोग कर सकता हूं। तो इस समास शैली का प्रयोग हमें करना है।
ठीक है ना। उसके साथ साथ कि सर संक्षेपण लिखते समय अलंकारों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी इनके प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ना तो इनमें अलंकारों का प्रयोग हुआ, यानी काव्य को सुंदर दिखाने का प्रयास हम नहीं करेंगे। उसके साथ साथ सर ना ही मुहावरों का प्रयोग होगा, ना ही लोकोक्तियों का प्रयोग होगा। उसके साथ साथ सर गद्य अवतरण की भाषा की नकल सर्वथा वर्जित है। ऐसा करना बिल्कुल मना है कि आपने जो भी गद्यांश में एज इट इज लाइन लिखी है, संक्षेपण करते समय एज इट इज लाइन वहां पर लिख दी। जो जो शब्द वहां पर प्रयोग हुए हैं वो शब्द आपने संक्षेपण में प्रयोग कर दिए, ये पूर्णता वर्जित है। ऐसा करना बिल्कुल मना ही है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं। उसके साथ साथ छठवां बिंदु हमसे कह रहा है कि अनावश्यक विशेषणों, क्रिया विशेषणों के प्रयोग से बचना चाहिए। जितनी भी अनावश्यक बातें हैं, और ये बहुत चैलेंजिंग कार्य होता है कि 1000 शब्दों को अपने 330 शब्दों के आसपास लेकर आना, ठीक है ना। तो जितने भी सर विशेषणों का प्रयोग है, क्रिया विशेषणों का प्रयोग है जो कि आवश्यक नहीं है, उनके प्रयोग से बचना चाहिए। संक्षेपण का पहला लिखित रूप कच्चा होता है। कच्चा मतलब एक प्रकार का ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट हम कह सकते हैं, एक प्रकार का कच्चा ढांचा होता है जो कि सत्य नहीं होता, जो कि हमें रफ कार्य पर करना होता है। और अभी हम करेंगे, ठीक है ना, अभी हम क्या करेंगे कि सर यहां पर क्या क्या मुख्य बातें हो सकती हैं, फिर उसको मूल रूप से अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। संक्षेपण का पहला लिखित प्रारूप कच्चा होता है, अतः उसे सुधार कर विषय के अनुसार उसे अंतिम रूप प्रस्तुत करना चाहिए, यानी उसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं बाद में। उसके साथ यह ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा संक्षेपण अपनी सुगठित भाषा में ही लिखा जाता है, अपनी ही, यानी ऐसा नहीं है कि आप अर्थ का अनर्थ कर दें, कही गई है बात किसी और बिंदु की, उल्लेख किसी और बिंदु का कर दिया, बिल्कुल गलत होगा। आगे चलते हैं। उसके साथ जैसे मानकर चलिए मैंने एक गद्यांश आपके लिए दिया, एक गद्यांश मैंने आपके लिए दिया, एक मिनट, जैसे मानकर चलिए ये है एक गद्यांश, ये है एक गद्यांश। अभी ये थोड़ा छोटा रूप है, कल हम इसके थोड़े से बड़े रूप पर बात करेंगे, यानी जिसमें लगभग लगभग शब्द होंगे एक नहीं, कम से कम नहीं तो 800 से 900 शब्द उसमें होंगे, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें आप एक लाइन में एवरेज 10 शब्द मान सकते हैं और गिन सकते हैं कि सर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, लगभग 120 शब्दों के आसपास इस गद्यांश में शब्द है। इसको संक्षेपण करना है, यानी 1/3 शब्दों में लेकर आना है, लगभग 40 शब्दों में इसी बात को लिखना है। मूल अर्थ भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए, मूल अर्थ के साथ साथ सबसे पहले शीर्षक भी देना उचित होगा। इसका शीर्षक क्या हो सकता है? इसका शीर्षक यानी कुछ 3-4 शब्द बताइए जिसके माध्यम से मुझे पता चल जाए कि मैं अब इसका संक्षेपण करने वाला हूं और संक्षेपण किसके बारे में है। इसका शीर्षक क्या होगा? शीर्षक, इसका शीर्षक यानी मैंने कहा भारतीय नारी न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। इस पहली लाइन को पढ़कर आप शीर्षक निकाल सकते हैं। क्या मैं इसका शीर्षक रख सकता हूं नारी शक्ति? क्या इसका शीर्षक हो सकता है नारी शक्ति? कि सर मैंने देखा भारतीय नारी न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है, सजीव मूर्ति है। तो मैंने इसका शीर्षक कर दिया कि सर दो शब्दों में। शीर्षक जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, कम से कम 3 से 4 शब्द होने चाहिए। 2 शब्द भी हैं तब भी ठीक है, जितना छोटा रहता है उतना अच्छा। लेकिन कोशिश करिएगा कि एक शब्द से बचा जाए, एक से अधिक शब्द हो, कम से कम 2 शब्द हो, ज्यादा से ज्यादा 4 शब्द से अधिक नहीं, खींचकर 5 शब्द, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसका सर शीर्षक हो जाएगा नारी शक्ति। अब इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो जो बातें इंपोर्टेंट लगे अंडरलाइन करिए। भारतीय नारी न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। अच्छा, जीवन के सुख दुख छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण वह अर्धांगिनी घर की व्यवस्था का। अब देखिए यहां पर एक चीज हमें अंडरलाइन करनी है। पहली चीज क्या है कि सर यहां पर जीवन के सुख दुख में साथ देने के कारण इसे क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है कि सर सुख दुख में साथ दे देती है, अच्छी बात है। उसके साथ साथ सर घर की व्यवस्था का होने के कारण उसे लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है कि घर के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, उनको संभालने का दायित्व किसका है? नारी का है, इसीलिए उसको लक्ष्मी कहा गया है। श्लाघनीय, श्लाघनीय का अर्थ होता है, देखो श्लाघ कहते हैं प्रशंसा को,
कि वो प्रशंसनीय गुणों से युक्त होती है, कि ऐसे गुण जो कि हमेशा प्रशंसा बटोरते हैं उसे कहते हैं श्लाघनीय। श्लाघनीय गुणों के कारण देवी कही जाती है। सर श्लाघनीय गुणों के कारण उसको क्या कहते हैं? देवी उसको कहते हैं। संक्षेपण में इन सभी बातों का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर, तिलांजलि शब्द का अर्थ होता है विसर्जन करना, यानी उनको छोड़ देना, उनको अपने से दूर करना। यानी सर स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान द्वारा समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसे पुनीत प्रकाश में पुरुषों ने अपना मार्ग ढूंढा है। यानी इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि जब जब पुरुष को आवश्यकता पड़ती है तो वह महिला से प्रेरित हो सकता है, प्रेरणा प्रदान ले सकता है। इसको हम छोटा करके छोटे से रूप में लेकर आने की कोशिश करेंगे। उसकी शक्ति के सामने यमराज को भी हारना पड़ा। सती सावित्री वीरांगना लक्ष्मी, अब देखिए यहां पर कुछ व्यक्तित्व का उल्लेख किया है जो कि हम अपने संक्षेपण में करेंगे। यहां पर सती सावित्री वीरांगना लक्ष्मीबाई तपस्विनी उर्मिला की दिव्य झांकियां प्रेरणा के स्रोत हैं। कौन कौन? सर एक है सती सावित्री, वीरांगना लक्ष्मीबाई, तपस्विनी उर्मिला की दिव्य झांकियां प्रेरणा के स्रोत हैं और पुरुष चेतना और जागरण का संदेश देते हैं। अच्छी बात है। नारी सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम, कुसुम कहते हैं एक प्रकार के पुष्प को, और सुवासित, सुवासित शब्द का अर्थ होता है एक तरीके से प्रसन्न होना, यानी खिलने से यहां पर इसका अर्थ है कि जीवन कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। इस बात को हम हमारे संक्षेपण में प्रस्तुत करेंगे, इस बात को संक्षेपण में हम लिखेंगे अपने शब्दों में। अब जरा देखिए हमने किस किस शब्द को अंडरलाइन किया और क्या क्या यहां पर हो सकता है। हमारे पास हमारा एक शीर्षक हो गया कि सर इसका शीर्षक होगा नारी शक्ति। सर जी जूम ज्यादा कर दिया है, जूम ज्यादा है? नहीं, ये जूम ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, ये जूम ज्यादा नहीं है। अच्छा जूम ज्यादा कर दिया। क्या आपको ये कंटेंट कट रहा है? क्या क्या दिख नहीं रहा है? क्या किस किस को ये कंटेंट दिख नहीं रहा है? ये बड़ी दिक्कत है। क्या जूम बहुत है? क्या सही है? काम चल जाएगा, बहुत अच्छी बात। चलिए, हमने कहा कि भारतीय नारी न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है, ठीक है। उसके साथ साथ सर हमने यहां पर सुख दुख की छाया की भांति होती है, इसलिए उसको अर्धांगिनी कहा गया है। एक इस शब्द को अंडरलाइन किया है। उसके साथ साथ हमने क्या किया है कि सर व्यवस्थित का होने के कारण उसे लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। श्लाघनीय उसमें गुण है, यानी प्रशंसनीय गुण है, इसीलिए उसको देवी कहा गया है। उसके साथ साथ सर उसमें भोग विलास को उसने तिलांजलि दी है, यानी जो स्वार्थ और भोग विलास की लिप्सा, लिप्सा को क्या कहते हैं कि सर एक प्रकार की आकांक्षा, यानी एक प्रकार की इच्छा को कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छी बात है। इस लिप्सा को उसने तिलांजलि दी है, यानी उसको विसर्जित किया है। अच्छी बात है। आत्म बलिदान द्वारा समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है, उसके लिए पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। सबसे पहला सवाल है कि क्या ये नारी शक्ति इसका शीर्षक सही रहेगा, या फिर इससे अच्छा अगर आपके पास कोई शीर्षक है आप बताने का प्रयास करेंगे, हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि नारी शक्ति ही रहेगा, नारी शक्ति ही रहेगा। आप 3 से 4 शब्दों में कोई एक अच्छा शीर्षक चुन सकते हैं। देखिए शीर्षक को चुनने का जो सबसे अच्छा तरीका है, सामान्यतः लोग एक तरीके पर फोकस करते हैं जो कि लगभग सटीक बैठता है। जो शब्द यहां पर सर्वाधिक रिपीट होता है ना, वो शब्द तो शीर्षक में रहना ही चाहिए। जो शब्द सर्वाधिक रिपीट होता है, यहां पर सर एक शब्द सर्वाधिक रिपीट हुआ है नारी, और उसी को केंद्र में रखकर बात कही गई है। ये शब्द तो शीर्षक में होना अनिवार्य है, ये शब्द शीर्षक में होना अनिवार्य है। आप कुछ और भी सोच सकते हैं। सर जी नारी शक्ति को प्रणाम, वाह सर नारी सम्मान। चलिए एक और शीर्षक आया कि सर क्या इसका शीर्षक नारी सम्मान हो सकता है क्या? और कोई? और कोई? सर नारी सम्मान और नारी बलिदान। एक और आ गया कि सर नारी बलिदान हम कर सकते हैं क्या? जरूरी नहीं है कि 2 ही शब्द में आप करें, लेकिन 2 से ज्यादा शब्द भी होंगे तो चल जाएगा, 3 से 4 से ज्यादा नहीं। नारी बलिदान शब्द एक शब्द आ गया, और एक शीर्षक आ गया, और सर नहीं है।
सर नारी दर्शन, एक और शब्द आया जी, नारी दर्शन आ गया, नारी दर्शन, नारी दर्शन, यानी जो ज्योति जी हैं वो कह रहे हैं गुरुजी नारी दर्शन और नारी अस्मिता, नारी अस्मिता कर सकते हैं, ठीक है ना सर। नारी त्याग की मूर्ति, एक और आ गया कि सर नारी है जो कि त्याग की मूर्ति है, नारी त्याग की मूर्ति, नारी त्याग की मूर्ति, नारी सशक्तिकरण, चलिए एक और आ गया कि सर नारी सशक्तिकरण, ये आ गया। और नारी समाज, ये सभी के सभी गलत हैं आपके, ठीक है, सभी के सभी। देखिए नारी सम्मान कैसे हो सकता है, नारी सम्मान नहीं हो सकता, नहीं, सम्मान शब्द नहीं होगा। हमने उनकी शक्ति के बारे में जानकारी दी है। अगर आप मुझसे कहें कि इन सभी में से आप किसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, नारी शक्ति को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रहेगा नारी शक्ति। उसके साथ साथ यहां पर इसके अलावा एक और हो सकता था, नारी त्याग की मूर्ति, ये हो सकता था, ये हो सकता। इसके अलावा ना तो नारी बलिदान, ना ही नारी दर्शन और ना ही नारी की नारी सशक्तिकरण, कुछ नहीं, ठीक है ना, कुछ नहीं। दो उचित होते हैं, एक नारी शक्ति और नारी त्याग की मूर्ति, ये हो सकता था। प्रायोरिटी पर जो रहेगा वो तो यही रहेगा, नारी शक्ति, बिल्कुल सही रहेगा। और उसके बाद नारी त्याग की मूर्ति। इसके बारे में आप इसको एक काम करना, इसको 40 शब्दों में लिखने का प्रयास करना। कल हम इस पर उत्तर देंगे, यानी कल इसको 40 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। आपको भी प्रयास करना है। यहाँ पर कुछ गद्यांश हैं, कल इसके साथ साथ कुछ बड़े गद्यांशों पर फोकस हमें करना है। और उसके साथ साथ जितने भी नियम यहाँ पर लिखे हैं ना, जितने भी नियम लिखे हैं, ये सभी नियम आपकी कॉपी में होने चाहिए। कॉपी के साथ साथ इसको एक बार पढ़ने का प्रयास जरूर करना, ठीक है ना, एक बार इसको पढ़ने का प्रयास जरूर करना। फिर हम बात करेंगे इसके बारे में कल डिटेल से। कल कुछ प्रीवियस ईयर के भी सवाल हमें सॉल्व करने हैं कि संक्षेपण से कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल कौन कौन से बने हैं। उसके साथ साथ और भी विभिन्न बिंदुओं पर बात करेंगे। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। हम टीम से बात कर रहे हैं कि इस क्लास का जो समय है कम से कम 1 से 1.5 घंटा और बढ़ाया जाए। बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।